इसराइल, फ़लस्तीन और गाज़ा के बीच टेंशन्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा कि कैसे इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स करके गाज़ा में अल जला टावर को गिरा दिया, जहां पे अलग अलग मीडिया हाउसेस के लोग रुका करते थे। इसके पहले आपने देखा कि कैसे इसराइल और गाज़ा की तरफ से हज़ारों रॉकेट दागे गए एक दूसरे के ऊपर। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात से कंसर्न है कि ये सब कब जाके रुकेगा। ईस्ट जेरूसलम में स्टार्ट हुए इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ऐसा माना जा रहा है कि गाज़ा स्ट्रिप में 100 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस और हमास के कई टॉप कमांडर्स की डेथ हो गई है। अल अक्सा मॉस्क में हुए क्लैशेस के बाद ही हमास ने गाज़ा स्ट्रिप से इसराइल पर रॉकेट्स दागने शुरू किए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमास के बारे में और जानेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास क्या रहा है जिसने इसराइल जैसी न्यूक्लियर पावर को परेशान कर रखा है। हम ये भी जानेंगे कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे ज़्यादातर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स और यूरोपियन यूनियन ने एज ए टेररिस्ट ग्रुप क्लासीफाई कर रखा है, उसके पास फंडिंग और मिलिट्री इक्विपमेंट कहाँ से आते हैं और कैसे दुनिया की पावर्स ने इस फंडिंग और सपोर्ट को कम करने की कोशिश करी है। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। इससे पहले कि हम हमास का इतिहास और उसके पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में रोल के बारे में जानें, ये ज़रूरी है कि हम पहले पैलेस्टीन की पॉलिटिक्स में मौजूद सभी प्लेयर्स के बारे में ब्रीफली जानें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो पैलेस्टीन की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है वो है PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जन्म 1964 में हुआ था। PLO एक मल्टी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ के छोटे बड़े सभी ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करती है। PLO में सबसे ज़्यादा और एटलीस्ट 2005 तक सबसे ज़्यादा पावरफुल रही पार्टी का नाम है फतह फैक्शन, जिसके लीडर ही जनरली PLO का चेयरमैन भी होता है। फतह फैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर यसीर अराफत था, जिसकी 2004 में डेथ के बाद महमूद अब्बास ने इसकी लीडरशिप संभाली। महमूद अब्बास एक मॉडरेट लीडर है और प्रेजेंटली वो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हेड हैं, जो 1994 के ओस्लो अकॉर्ड के बाद क्रिएट की गई थी। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ही पैलेस्टीन की इंटरिम गवर्नमेंट भी मानी जाती है। 2007 में हुए गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट या पैलेस्टीनियन सिविल वॉर के बाद से पैलेस्टीन अथॉरिटी का कंट्रोल अब सिर्फ वेस्ट बैंक में है और गाज़ा स्ट्रिप का कंट्रोल हमास के पास। इन पार्टीज़ के अलावा कई और रेडिकल और मॉडरेट फैक्शंस पैलेस्टीन में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन PFLP, डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन DFLP और अरब लिबरेशन फ्रंट ALF एक्सेट्रा। इसके अलावा पैलेस्टीन के रेबल ग्रुप्स को कई आउटसाइड फोर्सेस का सपोर्ट भी है, जिनमें ईरान, सीरिया, लेबनान, सऊदी जैसे कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर इजराइल समय समय पर मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने का आरोप लगाता है। हमास की बात करें तो ये वर्ड हराकत अल मुकावमा अल इस्लामिया का शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। अरबिक में इसका मतलब जील, ब्रेवरी या स्ट्रेंथ भी होता है। हमास का क्रिएशन शेख अहमद इस्माइल हसन यसीन ने 1987 में किया था। पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट जाकिर चिहाब की किताब इनसाइड ह्यूमंस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलिटेंट इस्लामिक मूवमेंट के हिसाब से यसीन ने 1989 में फर्स्ट टाइम ये एडमिट किया था कि हमास मूवमेंट का फादर वो है। किताब के हिसाब से एक्सेप्टेंस तब हुआ जब इजरायली सोल्जर्स ने यसीन और उसके बेटे को टॉर्चर और इंटेरोगेट किया। चिहाब उन चंद जर्नलिस्ट में है जिनका एक्सेस था हमास के कुछ की प्लेयर्स तक का, और वो बताते हैं कि यसीन क्वाड्रिप्लेगिक था, यानी कि उसके गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पैरालाइज था। फिर भी वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के टॉप ऑर्गेनाइजेशन हमास का लीडर बनने में सफल रहा। यसीन की जर्नी स्टार्ट होती है 1978 में, जब यसीन ने एक इस्लामिक कंपाउंड नाम का ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया, जिसकी फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा थी। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिंक्स इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ भी थे। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन ने कई और इस्लामिस्ट ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेट किया जो गाज़ा, हेब्रोन, नाब्लस और जेरूसलम के एरियाज़ में ऑपरेट करते थे। लेकिन हमास का कंटेम्प्रेरी फॉर्म दिसंबर 1987 में एग्जिस्टेंस में आया, जब पैलेस्टीन में फर्स्ट इंतफादा की शुरुआत हुई। फर्स्ट इंतफादा एक सीरीज ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट था जो इजराइल के वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप के कैप्चर के खिलाफ था। इस दौरान हमास एक सुन्नी इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट की ग्रुप की तरह उभरने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यसीन पैलेस्टीनियन डिमांड्स और कॉज का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाता है और बाकी के फेमस लीडर जैसे शेख सलाह शहादा और अब्दुल फताह ढोकन के साथ कोलैबोरेट भी करता है।
हमास को तब मैसिव सपोर्ट मिलता है जब यसीर अराफत के अंडर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO ने लेस एग्रेसिव स्टैंस और शिफ्ट टुवर्ड्स डिप्लोमेटिक सेटलमेंट अडॉप्ट कर लिया। PLO के इस डिसीजन से रेडिकल पैलेस्टीनियंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्हें हमास में एक नई होप दिखी। फेमस जर्नलिस्ट ला ग्वाडिया के हिसाब से PLO ने फर्स्ट इंतफादा में उठते विरोध के दौरान 1988 में पैलेस्टीन का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और वायलेंस को गिव अप कर दिया। पर हमास के कुछ और ही प्लान्स थे। उन्होंने ये ओपनली डिक्लेयर किया कि पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ जिहाद या द होली वॉर है। ला ग्वाडिया कहते हैं कि हमास ने अपने आइडियाज़ हिजबुल्लाह नाम के लेबनीज़ शिया इस्लामिस्ट फैक्शन से बोरो किए हैं और वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की जगह सिविल ऑर्गेनाइजेशंस को हिट करने में भी बिलीव करता है। हमास की फंडिंग की बात करें तो महमूद अब्बास कहते हैं कि उसको सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट ईरान की तरफ से आता है। इसके अलावा हमास के रिसोर्सेज उसके गाज़ा स्ट्रिप में लोकेटेड वक्फ प्रॉपर्टीज़, रियल स्टेट्स, 2000 एकड़ से ज़्यादा की लैंड, शॉप्स और पब्लिक बिल्डिंग से भी आता है। इसके अलावा कई सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि हमास के पास ईस्ट जेरूसलम में एक होल्डिंग कंपनी और अल अक्सा इंटरनेशनल बैंक में 20% की हिस्सेदारी भी है, जो इसमें मेन फाइनेंशियल आर्म की तरह एक्ट करते हैं। कहते हैं कि 2011 के बाद हमास का बजट रफली $70 मिलियन था, जिसमें 85% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन फॉरेन से था। इसमें जॉर्डन, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी, US, UAE और इटली जैसे देशों में लोकेटेड कई डोनर कंपनीज का रोल भी माना जाता है। इन डोनर बॉडीज़ का खुलासा 2004 में मिले एक सीक्रेट पेपर में हुआ था। कहते हैं कि इसमें से मोस्ट फंडिंग जो आउटसाइड बॉडीज़ के द्वारा कराई जाती है वो हमास के सो कॉल्ड चैरिटेबल वर्क के लिए होती है। लेकिन हमास के आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए कई सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का खुलासा भी हुआ है, जिसमें पर्शियन गल्फ स्टेट्स और सऊदी अरेबिया एक प्रोमिनेंट नाम है। कहते हैं कि एक टाइम में सऊदी अरेबिया से हमास की नियरली 50% फंडिंग आती थी, जो USA के प्रेशर के बाद अब काफ़ी कम हो गई है। कई इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स जैसे मैथ्यू लेविट क्लेम करते हैं कि हमास कई सारे टेरर और क्रिमिनल फाइनेंस नेटवर्क से भी फंडिंग ऑर्गेनाइज करता है। कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि हमास सिगरेट, ड्रग स्मगलिंग, पायरेसी और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जैसे एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और यूरोपियन यूनियन ने कई सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को बंद किया है जिन पर हमास को फंड करने का एलिगेशन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है द होली लैंड फाउंडेशन फॉर रिलीफ। कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने अकेले 2001 में हमास को $13 मिलियन कलेक्ट करके दिए थे। 2006 में सऊदी से मिलने वाले फंड्स में कमी के बाद भी हमास की फंडिंग में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ईरान और सीरिया ने उस कमी को पूरा किया। बाकी देशों से अलग ईरान डायरेक्टली हमास को फंड करना प्रेफर करता है और बताया जाता है कि मोस्ट फाइनेंसिंग लेबनीज टेरर ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह के थ्रू होती है। कई स्कॉलर्स ये भी दावा करते हैं कि 2006 के बाद सऊदी की फंडिंग का कम होना और ईरान की फंडिंग का बढ़ना सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम भी है। ईरान से आ रही फंडिंग को रोकने के लिए US ने ईरान के सदरत बैंक में सैंक्शंस भी इम्पोज किए हैं, जो इस फंडिंग में मेन प्लेयर था। हमास को ईरान का सपोर्ट दो और पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से कम हो गया। पहला था हमास का सीरियन क्राइसिस में असद को अपोज करना और बाद में 2015 में यमन क्राइसिस में ईरान का क्रिटिसिज्म। US ने यह भी अलर्ज किया है कि हमास की फंडिंग लैटिन अमेरिका में लोकेटेड अरब डिसेंट के पैलेस्टीनियन और लेबनीन सिंपथाइजर से भी आती है, जहां पर लोकेटेड फोर्स-दुल-लुगाको ट्रेडिशनली ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्स ट्रेडिंग के लिए बदनाम है। 2009 में US के ईरान पर सैंक्शंस के बाद हमास की फंडिंग डिफिकल्ट हो गई है और हमास इंडिविजुअल रिलीजियस डोनेशंस पर रिलाई करने लगा है, जो वेस्ट बैंक, कतर और सऊदी अरेबिया से आती है। इसके अलावा 2017 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक से रूल कर रही थी, उसने भी गाजा स्ट्रिप में फ्लो होने वाले पैसे पर सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स गाजा स्ट्रिप के सिविलियंस पर पड़े और बाद में इजरायली गवर्नमेंट ने कतर से आने वाली ह्यूमैनिटेरियन एड को अलाउ कर दिया और ये क्लेम किया कि जब पैसा ऑफिशियल चैनल से जाएगा तो ये स्क्रूटनी होगी कि पैसा मिलिटेंसी नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन एड में ही यूज़ हो। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लेम किया कि कतर से आने वाले पैसे का यूज़ सही जगह हो, इसका प्रॉपर सुपरविजन इजरायली अथॉरिटीज़ कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था हमास की हिस्ट्री और उसकी फाइनेंसिंग के रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं यसीन की डेथ के बाद हुए हमास में चेंजेस की और जानते हैं हमास के पोटेंशियल थ्रेट की। – 2004 में यसीन एक इजरायली अटैक में मारा गया और अब हमास का कंट्रोल उसके डिप्टी अब्दुल अजीज अली मजीद अल रंतीसी के हाथ में चला गया, जिसको लॉयन ऑफ पैलेस्टीन भी बोला जाता है। लेकिन यसीन की डेथ से हमास की पावर में कोई खास कमी नहीं आई और वो फुल विगर के साथ एग्जिस्ट करता रहा। आज हमास का लीडर है अब्दुल सलाम अहमद हनिये,
जो यासीन का एक क्लोज एड माना जाता है और उसी की वजह से शायद वो इतने कम टाइम पे इतनी ऊपर रैंक तक पहुंच पाया। कुछ इजराइल पैलेस्तीन इशू के एक्सपर्ट्स को ये डर है कि शायद हमास अब थर्ड इंतफादा की शुरुआत करने वाला है जो पूरे वेस्ट एशिया और वर्ल्ड को हिला के रख देगा। हालांकि अगर हम सिचुएशन को थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो थर्ड इंतफादा का स्टार्ट होना थोड़ा मुश्किल है। इसका पहला रीज़न है पैलेस्तीन में यूनिफाइंग फोर्स का ना होना जो PLO के यसीर अराफत के दौर में पैलेस्तीन में एग्जिस्ट करता था। 2000 में शुरू हुए सेकेंड इंतफादा के दौरान मल्टी पार्टी कन्फेडरेशन PLO के अंदर फतह का डोमिनेंस अनचैलेंज था, लेकिन 2007 में फतह और हमास के कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट हुए पैलेस्टीनियन सिविल वॉर ने इस यूनिटी को ख़त्म कर दिया है और आज भी इसका सोल्यूशन नहीं हो पाया है। हमास और फतह के कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा था कि 2007 में हमास ने गाज़ा स्ट्रिप का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और फतह सिर्फ वेस्ट बैंक में सीमित होकर रह गया। इसके अलावा थर्ड इंतफादा की पॉसिबिलिटी इस वजह से भी कम हो जाती है क्योंकि हमास एज एन ऑर्गेनाइजेशन खुद भी कई सारे इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस फेस कर रहा है। वैसे बाहर से देखने में तो ये लगता है कि 2007 से रिपीटेड इंटरनेशनल प्रेशर और अटैक्स फेस करने के बाद भी हमास ने गाज़ा में अपना कंट्रोल मेंटेन किया है, लेकिन अंदर की बात यह है कि हमास इस इंटरनेशनल आइसोलेशन की वजह से आज इकोनॉमिकली काफ़ी कमज़ोर हो गया है और उसकी फंडिंग और मिलिट्री इक्विपमेंट्स के एक्सेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस आइसोलेशन की वजह से हमास गाज़ा के सिटीजन्स के वेलफेयर और उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने में भी असफल रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन में उसकी इमेज एक इफेक्टिव लीडर की तरह अब नहीं रही है। इजरायली एक्सपर्ट प्रोफेसर डैनियल बाइमन कहते हैं कि भले ही हमास रॉकेट लॉन्चर्स को कंटिन्यू रख पाए, लेकिन USA और इजिप्ट जैसी पावर्स इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने में सफल हो जाएंगी। अब सवाल ये बनता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का और हमास का फ्यूचर क्या होगा। तो इस सवाल का जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा, लेकिन इजराइल के पुराने एफर्ट्स को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके लिए हमास का डिस्ट्रक्शन काफ़ी कठिन रहा है। पर रिसेंट इंसिडेंट्स को देखते हुए अब कुछ भी एनालाइज कर पाना मुश्किल है क्योंकि इजराइल ने साफ कहा है कि हमास ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। इसके अलावा इजरायली आर्मी, टैंक्स और आर्टिलरीज ने भी गाज़ा को चारों तरफ से घेर रखा है और ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आज के वक्त इजराइल पूरी तरह से हावी है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।